नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। न्यूज 360 डिग्री में आपका स्वागत है और इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होंगी दमदार भी, असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक ही बुलेटिन में देखिए। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बरेली में, और बरेली के अंदर कल जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा ने जो भीड़ इकट्ठी की थी और भीड़ के आने के बाद जो बवाल हुआ था और उस पर पुलिस ने जो है लाठियां बरसाई थी, उसके बाद कहीं जाके बवाल थम पाया था। उस पूरी खबर पे मैं कल से ही नजर बनाए हुआ हूँ और पल पल की खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। उसमें आज का अपडेट ये है कि आज शनिवार के दिन जैसे ही सुबह होती है तो मौलाना तौकीर को कोर्ट पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। वहीं से जो है मौलाना तौकीर और साथ में 8 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। जी हाँ, कल रात को ही मौलाना तौकीर रजा को उनके ही घर में जो है नजरबंद कर दिया जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा यहाँ से दिल्ली निकलने की फिराक में थे, लेकिन अपना घर जो है उनका निजी घर है उनको छोड़कर वो बरेली के ही 5 इंक्लेव कॉलोनी के अंदर अपने किसी दोस्त के मकान के अंदर छुप गए थे। बरेली हिंसा को लेकर अब कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिंसा की साजिश पहले से ही रची गई थी। भीड़ में नाबालिगों को आगे किया गया ताकि पुलिस कार्रवाई से बचा जा सके। इसी दौरान पत्थरबाजी हुई जिसमें 22 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हिंसा के मास्टरमाइंड माने जा रहे तौकीर रजा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। तौकीर रजा का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों पर सख्ती कर रही है, मुझे भी अतीक अशरफ की तरह मार दे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया है, जो भाषा दंगाई समझते हैं उसी में जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब माफिया के सामने सरकार नहीं झुकेगी। ले हिंसा मामले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंजाम दिया है, जहां पर सोनम वांगचुक नाम के एक युवक को जोधपुर की सेंट्रल जेल में अनिश्चितकालीन के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। उस पर पाकिस्तान से संपर्क कर पीआई जैसे कई गंभीर आरोपी लगे हुए हैं। लेह में भड़की हिंसा बड़े साजिश के तौर पर देखी जा रही है। लद्दाख के डीजीपी का कहना है कि प्लानिंग पहले से थी और इसके पीछे सोनम वांगचुक की भूमिका की जांच हो रही है। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर की सेंट्रल जेल में भेजा गया है। उनके एक एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि वांगचुक के पाकिस्तान के पीआईओ से संपर्क के सबूत मिले हैं। उनकी पुरानी पाकिस्तान यात्रा की भी जांच जारी है। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेह में कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी अभी भी जारी है। बहराइच जनपद में भेड़िया आतंक मचाए हुए है। इस समय कहसरगंज तहसील के मझारा टोकली गांव में 4 बच्चों की जान ले ली है। भेड़िया जो है इस बार दिन में हमला करता है। पिछले करीब 1 बरस पहले महासी तहसील में लगभग 10 बच्चों को खा गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वहां महासी में भी विधानसभा महासी क्षेत्र में सुरेश्वर सिंह की लगती वहां पर दौरा किया था। आज जो है कहसरगंज तहसील के पखरपुर ब्लॉक थाना बोनी लगता है, जहाँ मझारा टोकली में पीड़ित परिवार से मिले और वहां राहत सामग्री वितरित की। बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के पहलवारा चौराहे पर अवैध रूप से संचालित एक 3 मंजिला मदरसे का खुलासा हुआ है। इस मदरसे की कोई मान्यता नहीं थी और इसे दुकान के पीछे छिपाकर चलाया जा रहा था। पुलिस और एसडीएम की संयुक्त छापेमारी में यहां से 40 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि सभी छात्राएं अलग अलग जिलों से यहां लाकर रखी गई थी। जब पुलिस पहुंची तो मदरसा संचालक ने घबराकर सभी बच्चों को बाथरूम में बंद कर दिया। बाद में पुलिस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। अब सभी लड़कियां अपने अपने घर वापस लौट चुकी हैं। प्रशासन इस अवैध मदरसे की जमीन और संचालन से जुड़ी कानूनी जांच में जुटा है। रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि हनी ट्रैप के जरिए एक व्यापारी को पहले एक युवती ने अपने झांसे में फंसाया, उसके बाद उसके साथ लाखों रुपए की ठगी कर ली है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर अधिकारियों का कहना है कि उनकी सतर्कता के चलते जो आरोपी थे उसके खाते जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस द्वारा लगातार सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बावजूद उसके साइबर क्राइम की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो साइबर क्राइम के अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस से एक कदम आगे चल रहे हैं, जिसके चलते पुलिस उन पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं असफल दिखाई दे रही है। कानपुर के नौबस्ता इलाके के रहने वाले व्यापारी अजीत ठाकुर को मार्च महीने में एक अनजान व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाली युवती ने खुद को दीपिका शर्मा बताया और धीरे धीरे कारोबारी से नजदीकियां बढ़ाई। कुछ ही दिन के बाद दीपिका ने गोल्ड ब्रिज इन्वेस्टमेंट नाम की फर्जी कंपनी में शेयर ट्रेडिंग का झांसा दिया। व्यापारी ने शुरुआत में 50,000 रुपए निवेश किए और मुनाफा दिखाकर उसे झांसे में लिया गया। अगले 2 हफ्तों में उन्होंने 27,53,000 रुपए तक के ट्रांसफर कर लिए, लेकिन जब रकम निकालनी चाहिए तो 15,72,000 रुपए का टैक्स मांगा गया। व्यापारी को ठगी का अंदेशा हुआ, उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। डीसीपी क्राइम एसएम कासिफ आबिदी के मुताबिक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली जयपुर हाईवे पर झारसा चौक पर तेज रफ्तार थार गाड़ी एक डिवाइडर से टकराती है, जिसमें 6 युवक और युवती बताए जा रहे हैं। गाड़ी इतनी भयावह एक्सीडेंट हुआ कि जिसके अंदर 100 मीटर तक गाड़ी हाईवे के ऊपर रगड़ती हुई, जिसके अंदर 5 जो युवक युवती बताए जा रहे हैं, जिनके जो है अवशेष जो है हाईवे के ऊपर ही मिले पुलिस की माने। और एक जो युवक था उसमें बताया जा रहा है कि कपिल नाम का युवक था, जो अभी गंभीर रूप में मैदानता हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। गुरुग्राम के झारसा चौक पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से आ रही तेज रफ्तार थार एग्जिट नंबर 9 से झारसा चौक की ओर मुड़ रही थी और तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, वो सीधे डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में यूपी नंबर की थार में कुल 6 युवक सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थार के परखच्चे उड़ गए। ऐसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की तहकीकात कर रही है। बीजेपी में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर थे। बिहार दौरे के दौरान उन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी और लालू यादव को आड़े हाथों लिया। कहा यही वो लोग हैं जो घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं और इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने वाले समय में एनडीए की ही सरकार बनेगी। बंद कमरों में भी अमित शाह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जीत का मंत्र दिया। अररिया की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू एंड कंपनी ने बिहार को सिर्फ लूटा है और कांग्रेस ने देश को। घोटालों की फहरिस्त गिनाते हुए अमित शाह ने ये भी कहा कि बीते 11 सालों में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने ये भी कहा कि राहुल चाहते हैं कि घुसपैठियों को भी वोट का अधिकार मिले, लेकिन बीजेपी उन्हें चुन चुन कर निकालेगी। उन्होंने दावा किया कि एनडीए बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और घुसपैठियों को बाहर करने का काम बीजेपी ही करेगी। शाह ने तेजस्वी यादव को भी घेरा और कहा कि विपक्ष ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। बिहार की सियासत में इन दिनों खूब हलचल देखने को मिल रही है। खासतौर पर बिहार की सियासी रण में एक और नई एंट्री हो चुकी है तेज प्रताप यादव की। और तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का ऐलान भी कर दिया। लेकिन खास और चौंकाने वाली बात तो यह है कि उनके पार्टी पोस्टर से पिता लालू यादव की तस्वीर गायब है। तेजस्वी यादव से तनातनी और आरजेडी में साइडलाइन होने के बाद अब तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग सियासी राह चुन ली है। उन्होंने नई पार्टी बनाई है जनशक्ति जनता दल। लेकिन इस नई शुरुआत से बड़ी चर्चा हो रही है एक नाम की गैर मौजूदगी की। दरअसल वो नाम है लालू प्रसाद यादव। पार्टी के पोस्टरों से न लालू की तस्वीर है न राबड़ी देवी की।
तेज प्रताप यादव ने इस पर कहा कि माता पिता आरजेडी में हैं और मैं अपनी पार्टी चला रहा हूं। संविधान के हिसाब से उनके पोस्टर लगाना सही नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के होर्डिंग से भी माता पिता गायब हैं, जाकर उनसे पूछो। फिलहाल तेज प्रताप यादव के पोस्टरों में गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें हैं, लेकिन लालू यादव कहीं नजर नहीं आते। बिहार चुनाव में लगातार अब रणनीतियां बनती नजर आ रही हैं। दरअसल हर दल, हर पार्टी और हर नेता अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अब बीजेपी के चुनाव प्रभारी बिहार में दरअसल धर्मेंद्र प्रधान और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए और यहीं से उन्होंने जनसंपर्क अभियान को एक गति भी दे दी है। इस दौरान वो घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील भी करते हुए दिखाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने पटना के पटेल नगर से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद खुद मैदान में उतरे और लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल अपील को दोहराते हुए जनता से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का आग्रह किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और इसके लिए हर नागरिक को स्वदेशी को प्राथमिकता देनी होगी। बीजेपी का ये अभियान आने वाले चुनावों से पहले जनता के बीच सीधा जुड़ाव बनाने की एक रणनीति का हिस्सा है। यूपी सरकार के जातीय रैलियों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने विरोध जाहिर किया है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि जब तक जातियां इकट्ठी नहीं होंगी उनके हक की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित बैठकों और रैलियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, लेकिन इसी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने इसे फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जातियां जब अपने हक की आवाज उठाने के लिए इकट्ठा होती हैं, तो उसे दबाना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उन्होंने साफ कहा कि पिछड़े और अति पिछड़े समाज की आवाज को ऐसे फैसलों से रोका नहीं जा सकता। संजय निषाद का ये बयान अब ऐसे समय पर आया है जब यूपी में जातीय समीकरण राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करती है या इसे लेकर सियासी घमासान और बढ़ेगा। मतदाता अधिकार सम्मेलन को लेकर के आज वाराणसी के मैदागिन क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल पराड़कर भवन की बुकिंग कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर के कराई थी, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं को लेकर के प्रशासन ने वह कार्यक्रम वहां होने से मना कर दिया, जिसके बाद से सुप्रिया सिन्हा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेतागण और कार्यकर्ता जब मौके पर पहुंचे और उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया तो पुलिस प्रशासन से उनकी काफी तीखी नोकझोंक हुई। वाराणसी के पराड़कर भवन में कांग्रेस द्वारा आयोजित मतदाता अधिकार सम्मेलन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम के लिए पहले से बुकिंग की गई थी, लेकिन प्रशासन ने तकनीकी खामी का हवाला देते हुए अंतिम समय में अनुमति रद्द कर दी। कार्यक्रम में सुप्रिया श्रीनेत बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी। बुकिंग रद्द होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। इसके बाद कांग्रेस ने आयोजन स्थल बदलते हुए कार्यक्रम को मैदागिन स्थित कार्यालय में शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस नेताओं का ये सीधा आरोप है कि प्रशासन सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। बिहार की सियासत में आजकल परिवारवाद से ज्यादा परिवार का इमोशन चल रहा है। रोहिणी आचार्य को लेकर हो रही सियासत पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोहिणी दीदी ने मुझे पाला पोसा है, पार्टी को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि रोहिणी दीदी को कभी पद की लालसा नहीं रही। यानी कुछ इस तरीके से तमाम आरोपों पर इमोशनल वार करके पूरे मामले को ठंडा कर दिया। आरजेडी में आंतरिक समीकरणों को लेकर गर्माहट बढ़ती जा रही है और इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य को लेकर दिल छू देने वाला बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि मेरी परवरिश में दीदी का बड़ा हाथ है। उन्होंने कभी किसी पद की चाह नहीं रखी। उनका योगदान पार्टी के लिए हमेशा मजबूत रहा है। राजनीतिक गलियारों में बयान तब आया जब रोहिणी को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर तमाम चर्चाएं चल रही थी।
तेजस्वी ने कहा कि हमारी बहन पर सवाल उठाना ठीक नहीं। वो एक सच्ची सिपाही की तरह हमारे साथ खड़ी हैं। तेजस्वी का ये बयान सियासत के साथ साथ पारिवारिक रिश्तों को भी एक खास संदेश दे गया। बिहार के सीमांचल में सियासत गर्मा गई है। दरअसल AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार में न्याय यात्रा करने के लिए निकले हुए थे। जब सीमांचल के कटिहार आज वो पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने 30 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया और इस रोड शो के दौरान भारी भीड़ तो जुटी, लेकिन इस भीड़ का उत्साह भी देखने लायक था। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा इन दिनों बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है। किशनगंज से शुरू हुई ये यात्रा अब कटिहार पहुंची, जहां बलरामपुर से लेकर बारसोई तक करीब 30 किलोमीटर तक का लंबा रोड शो किया गया। ओवैसी की जनसभा में भारी भीड़ दिखी तो वहीं प्रशासन पूरे रूट पर अलर्ट मोड में दिखाई दिया। अपने भाषण में ओवैसी ने नाम लिए बिना राज्यसभा सांसद संजय यादव और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा से आए व्यक्ति के बिहार से सांसद बनने पर किसी को दर्द नहीं होता, लेकिन हैदराबाद से आने पर सवाल उठते हैं। ओवैसी का रोड शो अब सीमांचल के बाकी जिलों की ओर बढ़ रहा है और इसके साथ ही राजनीतिक तापमान भी चढ़ता जा रहा है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बड़ा सियासी और विकासात्मक संदेश दिया है। 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर उन्होंने राज्य को बुलेट रफ्तार पर लाने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में विकास की झड़ी लगा दी। उन्होंने टेलीकॉम, रेलवे, शिक्षा और हाउसिंग सेक्टर में कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। BSNL के 97,500 4G टावर, 5 किलोमीटर लंबा संबलपुर फ्लाईओवर और 8 IIT कैंपस के विस्तार का ऐलान, जिसमें अगले 4 सालों में 10,000 छात्र एडमिशन ले सकेंगे। इसके साथ ही मोदी ने अंत्योदय योजना के तहत 50,000 लोगों को घर और वित्तीय सहायता के आदेश भी सौंपे। झारसुगुड़ा से अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी देकर रवाना किया गया, जिससे किफायती और आरामदायक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का रास्ता खुलेगा। ये पीएम मोदी की 15 महीनों में ओडिशा की 6वीं यात्रा रही और झारसुगुड़ा में 7 साल बाद उनकी वापसी हुई है। बिहार में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज है। हर पार्टी, हर दल और हर नेता अपनी अपनी तरफ से एक नई रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले यानी राहुल गांधी बिहार के चुनावी मैदान की बजाय विदेश यात्रा की उड़ान भर चुके हैं। दरअसल इस बार राहुल गांधी चुनाव में नहीं बल्कि विदेश यात्रा में लीन नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश रवाना हो गए। इस बार साउथ अमेरिका के 4 देशों के दौरे पर हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के मुताबिक राहुल ब्राजील और कोलंबिया में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से मिलेंगे, कारोबारियों से बातचीत करेंगे और कुछ राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात तय है। लेकिन बीजेपी को उस यात्रा से सख्त आपत्ति है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल हमेशा ऐसे वक्त विदेश जाते हैं जब देश को उनकी जरूरत होती है। उन्होंने जॉर्ज सोरोस से रिश्तों, खालिस्तानी कनेक्शन और भारत के खिलाफ कथित अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ का आरोप भी ठोका। कांग्रेस जहां इस यात्रा को रणनीति बता रही, वहीं बीजेपी से सियासी भागदौड़ से भागने की चाल बता रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को एक बार फिर करारा जवाब मिला है। शहबाज शरीफ ने जहां भारत पर झूठे आरोपों की बौछार की, वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देकर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। गहलोत ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर दोहरे रवैये की न सिर्फ बात रखी, बल्कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में शरण देने की भी सच्चाई सबके सामने रख दी है। UNGA के 80वें सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा, भारत पर आरोप लगाए और पानी समझौते पर भी झूठ फैला दिया। लेकिन भारत ने भी एक पल की देरी नहीं की और राजनयिक पेटल गहलोत ने मन से पाकिस्तान की पोल खोल दी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, आतंकियों को हीरो बनाता है और खुद को शांति दूत बताता है। गहलोत ने ओसामा बिन लादेन को दी गई पाकिस्तानी पनाह की याद दिलाते हुए कहा कि दुनिया जानती है कि आतंक का असली पनाहगाह कौन है। भारत ने शहबाज शरीफ के झूठों को बेशर्मी भरा प्रोपेगेंडा करार दिया है।
39 साल के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब भारतीय टीम और पाकिस्तान एक साथ फाइनल में खेलेंगे। भारतीय टीम ने 8 बार एशिया कप फाइनल जीता है, तो वहीं पाकिस्तान ने 2 ही बार एशिया कप फाइनल जीता है। भारत पाकिस्तान फाइनल की टक्कर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया दमदार प्रदर्शन कर रही है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों ने बल्ले से धमाल मचाया है, तो बुमराह और कुलदीप की गेंदों ने विरोधी टीम की कमर तोड़ दी। वहीं पाकिस्तान ने फाइनल का टिकट आखिरी मैच में जीत के साथ पक्का किया। इस महामुकाबले को लेकर ज्योतिषियों का भी कहना है कि सितारे टीम इंडिया के पक्ष में हैं। अब देखना यह है कि मैदान में प्रदर्शन किसका नसीब चमकाएगा। दिल्ली के चर्चित BMW हादसा मामले में आरोपी गगनदीप को पटियाला हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली के BMW हादसे में फंसी गगनप्रीत को पटियाला हाउस कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानतदारों के साथ जमानत मंजूर की है। हालांकि अदालत ने साफ किया कि आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और हर सुनवाई में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CCTV फुटेज भी मांगी। दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि घायल को ऐसे नर्सिंग होम में ले जाया गया जहां गंभीर इलाज संभव नहीं था, जबकि गगनप्रीत ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए अपने बचाव की कोशिश की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।